Hello, Assalamu alaikum, students. वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपको होमवर्क क्लास के बाद दे सकती हूँ? हाँ, फॉर श्योर क्लास के बाद होमवर्क सबमिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक सो तुम न्यू स्टूडेंट हो एएस अकाउंट्स के लिए। बिल्कुल सर, मैं डेमो के लिए अप्लाई करता मैं आज। अच्छा, तो आज डेमो क्लास लेनी है, सही है। तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो थोड़ा? सर मेरा नाम हसान है हम्म। और अभी मई जून के सेशन के लिए जो है वो अपेयर हो रहा हूँ। अच्छा, सही है। अभी ओ लेवल के एग्जाम्स नवंबर में दिए थे, अपियर हुए थे। सर मेरा ओ लेवल्स के एग्जाम्स जो है वो मैंने जून में दिए थे। अच्छा, वो एक्सपेक्टेड ग्रेड प्रिडिक्शन यूज़ किए ग्रेड जो थे, था मीन ना। एक्सपेक्टेड ग्रेड्स यूज़ किए थे। बिल्कुल अच्छा, ओ लेवल में कॉमर्स बिल्कुल। बैकग्राउंड था या साइंस बैकग्राउंड है? सर कॉमर्स है। अच्छा, ओ लेवल कॉमर्स से ही किया है, सही है। अच्छा, जी, तो इसका मतलब अकाउंट्स में बेसिक्स का इशू नहीं है, अकाउंट्स स्टडी की होगी ओ लेवल में। बिल्कुल सर। ओके, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, इतना लेट क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करो? पेपर पता है कब है एएस अकाउंट्स का? सर अभी मेरे ख्याल से मई में ही है स्टार्टिंग में। 3 मई को पेपर 2 है एएस का, 90 मार्क्स का होता है। बिल्कुल। हार्डली 15 वीक्स भी नहीं है, मैं यहाँ से मुश्किल से 10 या 12 हफ्ते। तो अब ये कि एएस ये भी पता हो, शायद पता हो कि एएस का सिलेबस बहुत लेंथी है अकाउंट्स का, और ए2 का भी इवन बहुत लेंथी है। जी सर। तो अब इतने कम टाइम में देखो, हम तो एक दिन में ज़्यादा पढ़ा टीच कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास भी चलो मैं एक लगाऊंगा, फोर्थ क्लास करूंगा मैं डेफिनेटली, वरना इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 3 क्लासेस का कहा है। लेकिन फोर्थ मैं अपनी तरफ से करूंगा ताकि तुम लोगों का कोर्स टाइम से ख़त्म हो सके, और किसी टॉपिक में अगर एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए तो वो दी जा सके। लेकिन स्टूडेंट्स का अक्सर इस तरीका इतने कम टाइम में एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्दो यू माइट एब्जॉर्ब, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना अच्छा होता है, लेकिन है और जब जून में एक्सपेक्टेड ग्रेड यूज़ कर लिए थे तो फिर यहाँ से अर्ली स्टार्ट कर सकते थे प्रिपरेशन। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। स्टूडेंट्स अपने देखो डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं इतना लेट स्टार्ट करके ना। और अब जब पता है कि सीआई अक्सर इतना मई में ही एग्जाम्स कर रहा होता है, एमसीक्यूज होता है जून में, उसके लिए चलो टाइम ज़्यादा है, और वो एक महीने में आराम से उसकी प्रिपरेशन हो भी जाती है। चलो लेट्स सी, देखेंगे। तो अभी तो मैं ये बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टीच कर रहा था। ये ऑलमोस्ट मैंने टॉपिक एंड कर दिया, सिर्फ बैड डेट रिकवर रह गया है। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसका क्वेश्चन से भी पार्ट करवा दूंगा, उसके बाद मैं कंट्रोल अकाउंट्स में प्रोसीड कर रहा हूँ, सही है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अच्छा, मगर लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड है, तो ड्रॉप बॉक्स का लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो वहाँ से अपने इरिकवरेबल डेट्स और प्रोविजन डाउटफुल डेट्स की वीडियोस वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, और पास पेपर के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जी सर बिल्कुल। ओके, सही है। अभी ड्रॉप बॉक्स में आज अपडेट कर दूंगा। हाँ, हसान ओ लेवल में बेड रेट रिकवर्ड स्टडी किया था? जी सर, करा रहा हूँ। कुछ आइडिया, अगर कुछ आइडिया तो बताओ बेड रेट रिकवर्ड के बारे में। सर वही बैड डेट जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा कस्टमर है या कोई भी है जो जिससे हमारे जो कैश है वो रिकवर नहीं हो सका, तो हम उसे जो है वो एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद जब अगर उसके पास से पेमेंट आ जाती है तो फिर वही हो जाता है रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स वगैरह। ओके, अगर किसी कस्टमर के ड्यूज को हमने इरिकवरेबल, अच्छा इरिकवरेबल डेट का वर्ड यूज होता है, क्वेश्चन भी दिखा, प्री रिकॉर्डेड देखना तो उसमें नया वर्ड यूज करता है इरिकवरेबल। तो अगर प्रीवियसली किसी कस्टमर के ड्यूज को हमने इरिकवरेबल डेट के तौर पे राइट ऑफ कर दिया था, और बाद में अगर कोई मिरेकल हो जाए कि जिससे भाई कस्टमर वापस कर दे पैसे, ऑल्दो ऐसे ये रेयर केसेस होते हैं,
तो उसे मिरेकल ही कहेंगे, तो ये मिरेकल पर बैड डेट रिकवर्ड कहलाता है। सही से। अब इसकी एक एग्जांपल लेते कि ये 3000 की ना एग्जांपल ले लेते कि प्रीवियसली इसको बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ किया था, नाउ इट हैज बिकम बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा, अब इसके दो मेथड थे, एक तो इसकी प्रॉपर 3 एंट्रीज बनानी होती हैं और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो वो जो शॉर्टकट मेथड है वो इसी से डिराइव्ड है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अच्छा, इसकी सबसे पहले 3 एंट्रीज बनती है बैड डेट रिकवर्ड की। सबसे पहले जो हमने इररिकवरेबल डेट राइट ऑफ की थी उसको अब हम रिवर्स करेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा क्योंकि पहले हमने इसको क्रेडिट किया था प्रीवियसली, अगर इररिकवरेबल डेट की एंट्री याद हो। और अब हम इररिकवरेबल डेट को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंस ना अपने पीरियड में राइट ऑफ कर दिया जाता है, तो उसमें कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, बल्कि हम एक प्रॉपर अकाउंट यूज करते हैं इस चीज़ के लिए विच इज़ बैड डेट रिकवर्ड। सो दैट इज एन अदर इनकम अकाउंट। तो अब हम इसको क्रेडिट करेंगे। अदर इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट की जाती है, ये पता होगा। मरियम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी सो फार बैड डेट रिकवर्ड में? नो सर। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बैड डेट रिकवर्ड को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब हमारा रिसीवेबल दोबारा इंक्रीज होगा क्योंकि अब कस्टमर हमें पे करेगा। फिर इसकी सेकंड एंट्री है, जब हमें कस्टमर ना पे बैक करता है तो ये वही जो कस्टमर से कैश रिसीव करने की एंट्री वही बनेगी, बैंक या कैश डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल अब क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि अब हमने रिसीव कर लिया कस्टमर से, तो ही और शी इज नो लॉन्गर आवर क्रेडिट कस्टमर। और अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है तो वो एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है, ये लॉजिक है। अच्छा, फिर लास्ट एंट्री है इसकी, ये भी टी अकाउंट बना के भी मैं। सर जब एक्सपेंस होता है तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाता है। ये एक्सपेंस नहीं इनकम है, तो अब हम बैड डेट रिकवर्ड को ना क्लोज करेंगे, जो इनकम के अकाउंट को क्लोज करना होता है ईयर एंड में, ये मैं फिर करके तो इनकम इनकम क्रेडिट होती है। हाँ, पहले बैड डेट रिकवर्ड को मैंने क्रेडिट ही किया था क्योंकि वो इनकम का अकाउंट है। अब ये कि मुझे बैड डेट रिकवर्ड को ना इनकम स्टेटमेंट में करना है ट्रांसफर पीरियड एंड में या ईयर एंड में, तो उसके लिए मैं इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करूंगा और बैड डेट रिकवर्ड को अब डेबिट करूंगा, तो ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा बैड डेट रिकवर्ड का। तो उसकी 3 एंट्रीज होती है और अगर वो टी अकाउंट बनाने को कहता है तो हमें तीनों एंट्रीज बनानी होंगी, वरना टी अकाउंट सही नहीं बनेगा। ऑल्दो उसमें सेकंड एंट्री स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये एक्सप्लेन करनी है कि जो इसकी सिंप्लीफाइड एंट्री है डिराइव कैसे हुई है, तो मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो हमने एंट्रीज क्रिएट किए हैं बैड डेट रिकवर्ड की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 3000 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट भी हो रहा है 3000 से। तो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ये सेम अमाउंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल से एट द सेम टाइम क्रेडिट भी हो रहा है 3000 से। तो अगर एक अकाउंट के अंदर सेम अमाउंट से डेबिट एंट्री भी हो रही है और क्रेडिट एंट्री भी हो रही है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो इसका मीनिंग ये कि अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में उसकी कोई एंट्री ना भी करी ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उससे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है इन द एंड। तो अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री तो हो गई कैंसिल। सेकंड नंबर पे बैड डेट रिकवर्ड पहले क्रेडिट हो रहा है और इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने के लिए वो डेबिट भी किया जा रहा है सेम अमाउंट से। तो बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट्स भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो क्रेडिट भी हो रही है और डेबिट भी हो रही है सेम टाइम में। तो अब फाइनल एंट्री बची that I should debit bank and cash account and income statement should be credited by 3000। तो इसी चीज का आउटकम
ये लास्ट में सिंप्लीफाइड एंट्री जो मैंने नीचे मेंशन की है। ये क्लियर है? थोड़ा ये और एक्सप्लेन करूं? सर थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसके लिए टी अकाउंट बनाता हूँ, फिर मैं उससे समझ आ जाएगा। अच्छा रफ बनाऊंगा टी अकाउंट, क्योंकि अभी स्पेस कम है और अभी सारा टाइम इसमें निकालना नहीं है। सो आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉन्ट छोटा कर देते तो शायद फिट में हो जाए। अब ये टी अकाउंट आपको समझ आ रहा है? और अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एज्यूम करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस पर्टिकुलर मंथ में, सिर्फ बैड डेट रिकवर्ड के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000 मैंने एज्यूम किया, और पहले मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कराया 3,000 से, क्योंकि मुझे इरिकवरेबल डेट को रिवर्स करना था। सेकेंडली जब कस्टमर ने मुझे 3,000 पे कर दिया, तो मुझे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना पड़ा 3,000 से। तो आप देखिए फाइनल बैलेंस 10,000 ही बच रहा है, क्योंकि 3,000 ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इस टी अकाउंट के अंदर समझ आ रहा है आप लोगों को? सर ये अकाउंट रिसीवेबल में बैंक डेबिट नहीं होगा 3,000 से, अगर हमें पैसे मिल रहे हैं वापसी तो? जब हम कस्टमर से पैसे रिसीव करते हैं ना, अभी कंट्रोल अकाउंट्स पे भी कराऊंगा, बैंक एंड कैश डेबिट होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। बैंक या कैश को डेबिट किया जाता है जब पैसा आ रहा है, तो बैंक या कैश डेबिट होगा। और क्रेडिट कस्टमर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि अब हमें पैसा दे रहा है, तो फिर अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। सही है, सही सर। इसमें समझ आ रहा है कि देखो 3,000 की कोई एंट्री नहीं भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3,000 और 3,000 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ भी यही हो रहा है। अब टी अकाउंट से आई थिंक सो बेहतर समझ आ जाएगा। जब एक ही अमाउंट की एंट्री दो साइड्स में हो तो वो कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे को टी अकाउंट में, और बैलेंस जो बी टी था वही सी टी बन गया इसमें। मरियम, ये थोड़ा क्लियर हुआ बैड डेट जी सर। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में? यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें मेन ये समझना था, तब इवन बैड डेट रिकवर्ड में भी कैंसिल आउट हो जाते। चले वो भी बना देते हैं, लेकिन अलग से अगर टी अकाउंट बनाने का आएगा बैड डेट रिकवर्ड का, तो फिर तो बनाना पड़ेगा। इसका भी बना देता हूँ मैं, बैड डेट रिकवर बी डी आर का अकाउंट। अभी से ही स्पेस लिमिटेड है तो मैं बी डी आर यूज़ कर रहा हूँ, पेपर में पूरा लिखना है। Here IS means income statement. अच्छा, अब आप बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में देखें तो उसमें भी वही हो रहा है कि 3,000 क्रेडिट साइड में भी आया, फिर 3,000 डेबिट भी हुआ इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने के लिए। और ये इनकम का अकाउंट है तो उसमें कोई बैलेंस शीट ही नहीं बचता। जितनी भी एक्सपेंस या रेवेन्यू की जो अमाउंट होती है ना, वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उनके क्लोजिंग बैलेंसेस एज सच नहीं होते अनलेस एक्रूड और प्रीपेड का केस हो।
तो इसीलिए बैड डेट रिकवर्ड की एंट्रीज भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है। ये बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट आप लोग को समझ आ रहा है? जी सर। इसलिए तो फाइनल एंट्री बेटी के स्पेशली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है ना ये, कि जिसमें ये सब एक एडजस्टमेंट के तौर पे होता है, तो वहाँ आप सिंपली उस बैंक कैश को डेबिट करा दें और इनकम स्टेटमेंट में इसको अदर इनकम के तौर पे ले लें छुट्टी। कोई इधर उधर की फारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग से आ रहा है इस पर टी अकाउंट बनाने का, तो उस पर सब करना पड़ेगा। ये कंक्लूजन है, सही है? तो आपको दोनों वेज ही पता होने चाहिए, आप शॉर्टकट से जान नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए मैंने दोनों एक्सप्लेन करने की जहमत की, वरना मैं सिंप्लीफाइड एंट्री याद करा के जान छुड़ा लेता। अच्छा, तो अब मैं कंटिन्यू करूं? और मरियम अगर कोई कंफ्यूज कर रही है चीज़ तो दोबारा पूछ सकती हो, इससे पहले कि मैं पास पेपर का क्वेश्चन खोलूं। सिर्फ पास्ट पेपर ही कर लेते हैं। हाँ नहीं, बैड डेट रिकवर क्लियर हुआ, थोड़ा इसका टी अकाउंट समझ आ रहा है कैसे बनेगा? यस सर। बस सही है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन 2 का पार्ट है था, ये पूरा मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बाकी क्वेश्चन होमवर्क पे देना है। मैं मूव ऑन करूंगा बैड डेट रिकवर्ड के पार्ट पे। हसन तुम ये रीड करना जो मैंने हाई एक सेकंड हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको। इतना सर करूँ रीड? ये जो मैंने हाईलाइट किया ना येलो कलर से इंफॉर्मेशन, ये रीड करना। जी। On 31st March 2009, Khalil, whose debt was $3,000, had been written off in 2007 after he unexpectedly left the country, returned and paid the amount due. तो वो कंट्री छोड़ के भाग गए थे, लेकिन उन्हें शायद एहसास हुआ कि मुझसे हिसाब ना हो जाए आखिरत में सख्त जो है, अगर मैंने पैसे मारे किसी के। तो उसे कुछ शर्म आ गई, तो उसने अभी रिटर्न कर दिया अमाउंट आके, जेरेमिया का। अच्छा, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है हसान, तुम ही रीड करोगे इसको। Prepare in Jeremiah's ledger the bad debt recover account for the year ended 31st March 2009. अच्छा, और ये रिकवेबल डेट मैंने राइट ऑफ की थी 2007 में। हाँ। सही है, 2 साल बाद उसे होश आ गया कुछ। अच्छा, अब इस पे बनाना है टी अकाउंट, तो यहाँ हम वो शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते, मगर डेबिट रिकवर्ड अकाउंट काफ़ी इजी होता है बनाना। अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं बना देता हूँ। तुम लोग को होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग वहाँ बना लेना, सही है? इसके ठीक है क्वेश्चन सर। 30 to 40 ईयर्स में इसके सिर्फ 3 से 4 सवाल हैं, क्योंकि मेनली ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आने वाला टॉपिक है, ये अलग से इस पर इतना आता नहीं है। इसको पढ़ाई से इसलिए जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट आती है, तो वहाँ मसला ना हो। इवन A2 में भी आता है एडजस्टमेंट के तौर पे। तो चलो हम अकाउंट बनाते हैं इसका, और ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है।
तो ये मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। और टी अकाउंट में आप लोग को डेट्स भी सही डालनी है, उसमें नैरेटिव सही लिखना है। हाँ, हसाम में पोस्टिंग का मतलब पता है टी अकाउंट्स में, या नैरेटिव जो टी अकाउंट में हम लिखते हैं, इसका आइडिया तो होगा तुम्हें, कॉमर्स पढ़ी है तुमने तो लेवल में। सर किस चीज़ का? ये जो टी अकाउंट में हम रेफर पोस्टिंग करते हैं ना, जैसे क्रेडिट साइड में मैंने 3,000 के साथ इनकम स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, तुम बताओ जरा। क्योंकि इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स गलती कर रही होती है एएस लेवल में। सर वो हर जो साल के इनकम स्टेटमेंट जो बनता है, अब 2007 का जो था जिसमें इररिकवरेबल डेब्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये उससे रेफर कर रहे हैं ना सर हम? नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया तुमने, ये थोड़ा आगे पीछे स्टोरी बता रहे हो। सर 2007 में जो हमने रिकॉर्ड कर लिया था इनकम स्टेटमेंट, उसमें हमने 3000 जो है वो एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके थे। हाँ, तो अब वो 2009 में जब रिकवर हो गए तो हम उसको रिसीवेबल कर देंगे ना? रिसीवेबल नहीं है, ये 3,000 मैंने क्रेडिट किया है ना, और उसके साथ इनकम स्टेटमेंट लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हसाम, अब मीनिंग बताना इसका। अब एक्चुअली डेबिट साइड में लिखना था, 3,000 इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने, इसका मीनिंग क्या है? डेबिट तो किया है मैंने उसको बेटर रिकॉर्ड में 3,000 को क्लोज कराने के लिए, और उसके साथ मैंने नैरेटिव दिया इनकम स्टेटमेंट का, इसका मतलब क्या है? सर जो फाइनेंशियली ईयर की जो हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है उस पे रेफर करता हुआ, उसमें हाँ, भी रिकॉर्डेड होगा। सही है, आधा बोला है लेकिन तुमने। एग्जैक्टली इनकम स्टेटमेंट में इसको किस तरह लेंगे, वो इसको पढ़ के पता चल रहा है, वो पता होना चाहिए, वो चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। इसका मीनिंग है कि इनकम स्टेटमेंट में ये 3,000 क्रेडिट किए जाएंगे। पोस्टिंग या नैरेटिव का मीनिंग ही यही होता है टी अकाउंट में। अब अगर मैंने डेबिट किया है ना 3,000 टी अकाउंट में, और उसके साथ अगर मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मैंने क्रेडिट कहाँ किया है 3,000 को, तो ये 3,000 इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये मीनिंग होता है नैरेटिव या पोस्टिंग का। और ये टी अकाउंट में एक्यूरेटली करनी होती है, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। मैं भी मार्क्स स्कीम से भी दिखाता हूँ, कल मरियम को भी दिखाया था। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर करेक्ट नैरेटिव्स, अगर टी अकाउंट बनवा रहा है वो तो। कुछ याद आया हसाम? वो लेवल में भी ये तो लेवल में ही सिखाया जाता है बहुत जी जी स्टार्ट जी। में। अच्छा, अब अगर ये, और जब मैंने यहाँ क्रेडिट किए 3,000, उसके साथ मैंने हलील लिखा है, तो इसका मतलब क्या सर ये डेबिट हो जाएगा। है? डेबिट कहाँ होगा 3,000? ये तो मुझे पढ़ के पता चल रहा है, अगर नैरेटिव पढ़ना सर आता है तो। अकाउंट, सर ये इनकम स्टेटमेंट में होगा ना उसमें, सर बैलेंस शीट में होगा शायद। ये 3,000 के साथ हलील लिखा है ना, हलील मेरा क्रेडिट जी जी। कस्टमर 10 का मतलब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट था उसका, तो ये 3,000 हम्म। मैंने वहाँ डेबिट किया है। अकाउंट बिल्कुल। रिसीवेबल डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। तो 3,000 क्रेडिट के साथ जो मैंने हलील लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि हलील में ये डेबिट किए गए 3,000। तो इसलिए भाई प्लीज रेफरेंसिंग पढ़ना आनी चाहिए, वरना। और ये तो लेवल में पढ़ा हो गया, बहुत बेसिक, बहुत स्टार्ट में पढ़ाई जाता है चीज़, इसमें अभी तक स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। ये तो पता होना जी चाहिए, जी तो सर। काम भी नहीं है इस लेवल में बताना कि नैरेटिव का मतलब क्या है। नैरेटिव पढ़ना नहीं आता स्टूडेंट्स को, सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ रहे होते हैं या उल्टा सीधा मीनिंग बताते हैं। मरियम, ये समझ आ गया बेड डेट रिकवर का अकाउंट कैसे बनाए? यस सर, आ गया है। सही है, तो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक। और हसाम, तुम अब
पास्ट लेक्चर्स देख लेना 1-2 दिन के, तो उससे समझ आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लेना अलग से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सर मुझे फॉर्मेट मिल जाए क्या इन टी अकाउंट्स का? सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लो। टी अकाउंट से मैंने नोट्स पे इंक्लूड नहीं किए क्योंकि बनाना ज़रा मुश्किल होते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन में टी अकाउंट बनाऊँ तो उसको फिलहाल नोट कर लेना तुम लोग रजिस्टर में अपने। उसको नोट कर लो तो बेटर रिकवर्ड का अकाउंट का तो फॉर्मेट हो जाएगा एटलीस्ट। अच्छा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने टी अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वहाँ, तो वहाँ से हर टी अकाउंट का फॉर्मेट मिल जाएगा। वीडियो देखनी पड़ेगी। सर वो आप ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिया, मैं आज हाँ, ही ड्रॉप देख बॉक्स लूँगा। का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, उसको अपडेट करना है बस मुझे आज। ओके सर। अच्छा, और उसके अलावा बाकी जो थ्योरी है और एंट्रीज है वो सबका सब नोट्स में ही इंक्लूडेड है। तो उसके लिए आपको कुछ रजिस्टर में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको होमवर्क नोट डाउन कर लो तुम लोग, इससे पहले कि मैं कंट्रोल अकाउंट से स्टार्ट करूँ। अच्छा, अगर शाम पहले नोट कर लो एटी अकाउंट, सही है। सर मैंने कर लिया है। अच्छा, कर लिया, मैं इरेज कर दूँ? जी जी। अब वो इधर उधर बीच में आना शुरू हो जाता है। हस्सा, मुझे बता सकते हो मैंने कौन सा पेपर ओपन किया भाई? सर 2009 हाँ बस सही है, पता मई है। जून। अच्छा, तो पहले तो यही होमवर्क है, जून 2009, पेपर 2 क्वेश्चन 2 कैपिटल ए। सर वो आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी आपकी। अच्छा, जून 2009, पेपर 2 पेपर 2। क्वेश्चन 2 कैपिटल ए। जो कैपिटल ए वाला पार्ट है ना सर, वो अटेम्प्ट करना है पूरा। या नज़र भी आ रहा है कि कैपिटल ए 2 के साथ इसका जो कैपिटल बी है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, तो वो नहीं करना। ऑल्दो तुम पहले पास लेक्चर्स देखना, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, सही है। तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि करना क्या सर ये वेरिएंट कौन सा है? है। 21। वेरिएंट्स नवंबर 2009 से आए थे, तो जून में वेरिएंट का मसला नहीं था। ये एक ही पेपर 2 है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक नवंबर 2000 का क्वेश्चन है, वो मैं खुद पिक्चर भेजूंगा क्योंकि वो वेबसाइट्स में नहीं है पेपर, क्लास के बाद। तो आप लोगों को पिक्चर देख ठीक है। के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, थोड़ा मैनेज कर लेना तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा। और 2 मैंने खुद क्लास में करवा दिए, तो उसके क्वेश्चन ही 4 है मुश्किल से। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन से मैनेज करना होगा ये चैप्टर। और आगे भी जब ये एडजस्टमेंट्स के तौर पे रिपीट होगा तो वहाँ और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। तो क्लास के बाद नवंबर 2000 भेज दूंगा मैं। अच्छा हस्साम, ये कंट्रोल अकाउंट्स का कुछ आइडिया है, कुछ पता है क्या होते थे ये? क्योंकि ओ लेवल का भी सिलेबस में टॉपिक है ये। जी सर, ये सारे जो इनके डिफरेंट डिफरेंट लेजेस वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जैसे परचेजेस जो बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स का उसमें रिकॉर्ड होता है। सेल्स रिटर्न अगर जो हमने जो सेल करी है वो रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न जर्नल पे रिकॉर्ड हो जाएगा। हम्म। और जो कैश ट्रांजैक्शन होगी वो कैश बुक में हो जाएगी। एक जनरल लेजर भी होता है, जनरल जनरल लेजर। हम्म। जनरल जर्नल या लेजर में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जो इन स्पेशलाइज्ड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। मगर कंट्रोल अकाउंट्स क्यों बिल्कुल। बनाते हैं? अगर हम अलग से सेल्स लेजर, परचेजेस लेजर, सेल्स रिटर्न लेजर सब बना रहे हैं तो फिर कंट्रोल अकाउंट्स की क्या ज़रूरत है? बिला वजह बना रहा हूँ शायद मैं तो कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स का मकसद है कुछ, वो पता है क्या होता है?
अगर थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो तो, वरना फिर मैं तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूंगा, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं सर, वो मतलब तो नहीं पता। अच्छा, मकसद होता है इसका, एक बताता हूँ मैं। मकसद मकसद में। अच्छा मरियम, तुम एक चीज़ रिकॉल करना, जब हम अभी ये टी अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे और एंट्रीज के, उसमें अगर जैसे हमने माइकल को क्रेडिट पे सेल्स किया तो माइकल का अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट अलग बनेगा क्रेडिट कस्टमर का। उसके अलावा कोई कस्टमर हार्वे है, अगर उसको क्रेडिट सेल्स करें तो उसका अकाउंट अलग बनेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा था। यस सर। अच्छा, तो हर क्रेडिट कस्टमर का ना हम अकाउंट अलग बना रहे थे। अब कंट्रोल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने हर इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर का बैलेंस कैलकुलेट किया कि एक के अकाउंट में 10,000 बैलेंस है, एक के अकाउंट में 5,000 बैलेंस है, तो अब मैं उन दोनों बैलेंसेस का टोटल करूंगा, और वो जो टोटल 15,000 है वो मैं लेके जाऊंगा कंट्रोल अकाउंट में। तो कंट्रोल अकाउंट ना एक तरह से समराइज्ड होता है, समरी होती है हर इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट की। तो कंट्रोल अकाउंट में हम टोटल लेके जाते हैं। इसके लिए हम अभी एक एग्जांपल करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हम टोटल अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं ना, जिसमें हम क्रेडिट कस्टमर्स के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स के उसके टोटल्स लेके जाते हैं, वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। और उसमें एक मिसकंसेप्शन ये कि इसको से रेवेन्यू का अकाउंट ट्रीट किया जाता है, नहीं, ये अकाउंट रिसीवेबल का ही अकाउंट है। तो ये टोटल में अकाउंट होता है अकाउंट रिसीवेबल का, इसे हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। तो इसके अंदर टोटल्स जाते हैं सारे। इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि सेल्स रिटर्न किए क्रेडिट कस्टमर्स ने, माइकल ने 5,000 का सेल्स रिटर्न किया और हार्वे ने 5,000 का सेल्स रिटर्न किया, तो दोनों का कंबाइंड सेल्स रिटर्न कितना बनेगा? सर रिपीट करेंगे? हाँ, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक माइकल कस्टमर है, उसने मुझे 5,000 के सेल्स रिटर्न कर दिए, गुड्स वापस कर दिए। इसके अलावा हार्वे है, उसने भी मुझे 5,000 के गुड्स वापस कर दिए, सेल्स रिटर्न हो गए उससे। तो इन दोनों कस्टमर के कंबाइन करके सेल्स रिटर्न कितने हैं? सर 10,000। हाँ, तो अब ये माइकल और हार्वे के अकाउंट में जो मैंने अलग अलग सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया होगा 5,000 का, कंट्रोल अकाउंट्स में ना ये टोटल जाएगा 10,000 का। ठीक है सर। तो पहले जो हम इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर को और इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर का टी अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनकी अगर मुझे समरी चाहिए कि टोटल में सेल्स रिटर्न कितना है, टोटल में क्रेडिट सेल्स कितनी है हर कस्टमर की मिला के, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल अकाउंट। अब ये एग्जांपल ज़रा मरियम रीड करना। How control accounts are prepared? H Limited runs a video game business. He prefers cash transactions, but due to increasing competition, he allows credit sales too. At 31st December, following customers owe H Limited: Hassan $8,000, Pixie $2,500, वाई की प्रोनाउंसिएशन समझ में आए तो वाई बोल दो उसको बस। ठीक है, Huawei $1,500. Prepare control accounts extract. अच्छा, अब इसमें ये मेरे इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल है, हसन का एक अकाउंट अलग अकाउंट होगा, पिक्सी का एक अलग टी अकाउंट होगा, और वाई का एक अलग टी अकाउंट मैंने बनाया होगा। पहले यही करते हैं। अब इनका पहले तो मैं निकालूंगा टोटल बैलेंस। उसके लिए सिंपली मैं ये करूँगा कि इन तीन बैलेंसेस को ऐड करूँगा। तो तुम में से अगर कोई ऐड करके टोटल बताना चाहे तो वो बता सकता है। So 12,500. कितना आया? 12,000। Yes sir, 12,000. बिल्कुल सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ।
अच्छा, अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ना जो क्रेडिट सेल्स का टोटल आए वो मैंने लिया है 12,000। मेरे जब पहले मैंने एक इंडिविजुअल कस्टमर का टी अकाउंट बनाया होगा, जैसे युक्त बानिया है, वाई है सॉरी, तो उस पर मैंने सिर्फ 1500 शो किया होगा। तो ये डिफरेंस है इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में, टोटल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में, जैसे हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ा ही क्लियर हो रही है चीज़ कि कंट्रोल अकाउंट का मकसद क्या है। Yes, sir. इंडिविजुअल अकाउंट कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें से उसका ही मैं क्रेडिट सेल्स की वैल्यू लूंगा। कंट्रोल अकाउंट में सबकी मिला के लूंगा। सर तो मकसद तो समझ आ गया है, लेकिन ज़रूरत क्या है? अगर बिजनेस टोटल में देखना होता है ना, तो वो इंडिविजुअल कस्टमर की वैल्यू देखना चाहता है तो उसके तो टी अकाउंट्स बने हुए, वो टोटल में भी देखना चाहता है। डेफिनेटली ईयर एंड में टोटल क्रेडिट सेल्स मैटर करेंगी ना मेरे लिए, कि अलबत्ता मेरी टोटल क्रेडिट सेल्स है कितनी, तो वो मैं कंट्रोल अकाउंट से आराम से फिगर देख सकता हूँ, बजाय कि हर कस्टमर की मैं बेवकूफ़ों की तरह बैठ के ऐड कर रहा हूँ वैल्यू। तो वो समरी मुझे कंट्रोल अकाउंट से मिल जाएगी। टोटल सेल्स रिटर्न कितने हुए ये भी ज़रूरी है देखना। तो ये इसमें फ़ायदा होता है कंट्रोल अकाउंट्स का। अगर मुझे टोटल वैल्यू में इंटरेस्टेड है तो कंट्रोल अकाउंट देखूंगा। मुझे सिर्फ वाई के देखने कितनी क्रेडिट सेल्स है, तो वाई का टी अकाउंट भी बना हुआ है, मसला नहीं है। तो बस बच्चे रट लेते कंट्रोल अकाउंट ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे कर लेंगे, उसका पर्पस समझना बहुत अंडर ज़रूरी है, स्पेशली रिकन्सिलिएशन के लिए आगे जाके। तो इतना क्लियर है, मैं प्रोसीड करूँ आगे? मरियम और ये Yes, sir. लगाई हुई Clear है। अच्छा अच्छा, ओहो हसन, ऐसा हसन से भी पूछ ले। अच्छा, क्लास ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। सेकंड मीटिंग में मैं आप लोग इमीडिएटली लिंक भेज रहा हूँ, सही है? बस 5 मिनट वेट कीजिएगा।